नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 6 व्यवसायिक वित्त पढ़ रहे हैं जिसके के अंतर्गत हम लोग पाठ 15 पर हैं। इसका शीर्षक है व्यवसाय का वित्तीयन। इसके अंतर्गत ये आज 5वां वीडियो है इस पाठ का। अभी तक हमने 4 वीडियो देख लिए हैं। जो चौथा वीडियो हमने देखा था पिछली बार उसमें हमने दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने की विधियां पढ़ना शुरू कर दिया था। दीर्घकालीन वित्त यानी कि बहुत लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए अपने व्यवसाय के लिए तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन विधियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने शेयर्स के माध्यम से पैसा जुटाना और ऋण पत्रों के माध्यम से पैसा जुटाना सीख लिया है, इसके बारे में जान लिया है, अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन। आज हम वित्तीय संस्थाओं से ऋण, सार्वजनिक जमा, लाभों का संचय, पट्टे पर वित्तीयन और विदेशी निवेश की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है वित्तीय संस्थाओं से ऋण। वित्तीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि पैसा देती हैं, लोन पर देती हैं व्यवसायों को। ठीक है ना। तो आज़ादी के पश्चात भारत में जो औद्योगिक उद्यम हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उनको मध्यकालीन और दीर्घकालीन पैसा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। ठीक है ना। तो औद्योगिक उद्यमों को मध्यकालीन मतलब जो मीडियम ड्यूरेशन का ऋण होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन का ऋण वो इन संस्थाओं की मदद से दिया जाता है। ऐसी जो प्रमुख संस्थाएं भारत में हैं वो हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, अगला है राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो ये जो पहले दो हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, ये दोनों केंद्र सरकार के लेवल पर हैं। ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये पूरे देश में कहीं पर भी किसी को भी वित्त की हेल्प कर सकते हैं। जो राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम है ये राज्य के लेवल पर होते हैं, स्टेट के लेवल पर होते हैं। ठीक है। नए उद्योगों को स्थापित करना, उनको अगर जो कोई स्थापित है पहले से वर्तमान उद्योग जो हैं उनके विस्तार के लिए या नवीनीकरण मतलब उनको कुछ नई मशीनरी लगानी हो, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करना हो, नवीनीकरण करना हो, तो इसके लिए ये जो संस्थाएं हैं ये वित्तीय सहायता देती हैं। ठीक है ना। और ये कितने समय के लिए देती हैं? ये 25 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ऋण स्वीकृत करती हैं। ये जो कंपनियां हैं ये जो लोन जो ये ऋण देती हैं, लोन देती हैं, ये जो कॉरपोरेशन से निगम है वो कंपनियों की संपत्ति को बंधक रखकर या फिर जो कंपनी के शेयर्स हैं या स्टॉक हैं उनको गिरवी रखकर सुरक्षित किए जाते हैं। मतलब ये जमानत आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको इन संस्थाओं से ऋण लेना है तो आपको या तो अपनी संपत्ति को बंधक रखवाना पड़ेगा व्यवसाय के रूप में या फिर जो शेयर्स आपके पास हैं, स्टॉक है आपके पास, उन सबको गिरवी रखकर आप ले सकते हैं। इस प्रकार के ऋण लेने से मुख्य रूप से 2 लाभ आपको प्राप्त होते हैं। पहला लाभ होता है ब्याज दर का। इन पे जो ब्याज दर होती है वो बाजार की अपेक्षा कम होती है। ठीक है ना। तो आपको ब्याज की बचत होती है। और दूसरा है इनकी ऋण राशि बड़ी होती है। इनसे आप बहुत बड़ी मात्रा में ऋण ले सकते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट का ऋण आप इनसे ले सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ आपकी हानियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। सीमा क्या है? इनसे अगर आप लोन लेने जाते हैं तो उसमें आपको कानूनी और तकनीकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं और आपको समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है ना। तो जो ये वित्तीय संस्थाएं होती हैं अक्सर ये भी करती हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि जो लोन देने वाली कंपनियां होती हैं वो आपके मैनेजमेंट में कोई अधिकार नहीं रखती हैं, लेकिन जो ये वित्तीय संस्थाएं हैं वो अक्सर 1 या 2 संचालक नामांकित कर कंपनी की कार्य पद्धति एवं कोषों के उपयोग पर कुछ सीमा तक नियंत्रण रखती है। मतलब ये 2
जो इनके संचालक होंगे वो आपके बोर्ड में, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उसमें नामांकित कर देंगी। तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपकी कंपनी की जो काम करने के तरीके हैं और जो पैसे का इंतजाम है उस पर नजर रखेंगे, ताकि जो उनका लोन है, जो उनकी कंपनी ने लोन आपको दिया है, उसमें कुछ आप गड़बड़ ना कर दें। अगला है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण। ये तो हमने बात करी वित्तीय संस्थाओं से, जो कि बैंक से इतर होते हैं, बैंक के अलग होते हैं। बैंक भी क्या होते हैं, पहले जब शुरुआत हुई थी तब जो भारत में वाणिज्यिक बैंक थे, जो कमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सब लोग दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान नहीं करते थे, लंबी अवधि के लिए ऋण नहीं देते थे, ये केवल छोटी अवधि के लिए ऋण देते थे, जो कि 1 साल तक सीमित होता था। ठीक है ना। लेकिन कुछ समय से 3 से 5 वर्ष के लिए भी ये ऋण देने लगे हैं। ठीक है, 3 से 5 वर्ष के लिए ऋण दे रहे हैं। सामान्य रूप से 1 या 2 वर्षों के लिए आवधिक ऋण ये देते हैं। ये ऋण अवधि अंतरालों में बढ़ा दी जाए। अगर आप चाहो तो ये आपकी जो ऋण की राशि है उसको, जो आपकी ऋण की अवधि है, जो आपने जैसे 2 साल के लिए लिया है, तो उसको 1 साल फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, एक्सटेंशन कर देते हैं। कुछ दशाओं में ऋण सीधे 3 वर्षों तक भी स्वीकृत किया जाता है। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं, वो प्राथमिक क्षेत्रों के लघु पैमाने की इकाइयों का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। जो प्राथमिक सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें कि एग्रीकल्चर आता है, मतलब खेती किसानी आती है, और जो मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, ऐसे जो उद्योग हैं जो कि जननिक उद्योग कहलाते हैं, या फिर जो माइनिंग वाले होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो उनके जो लघु पैमाने के उद्योग हैं, छोटी इकाइयां हैं, लघु व्यवसाय हैं, उनको भी लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। कमर्शियल बैंकों की ड्यूटी होती है, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी होती है, प्राथमिक क्षेत्र को लोन देना होता है। तो वाणिज्यिक बैंकों से जो लोन आप लेते हैं उसका क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ तो ये है कि ये वित्त का लचीला स्रोत है। इससे आप क्या होता है, व्यापार की आवश्यकता के हिसाब से आपकी ऋण की लोन, आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ा भी सकते हैं। जब आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तब आप उनको वापस कर सकते हैं। ऐसे ही जो ये बैंक होते हैं वो ग्राहकों की वित्तीय क्रियाओं को गुप्त रखते हैं। ठीक है, किसी को बताते नहीं हैं। आपके अंश ऋण पत्र आदि के, अगर आप शेयर जारी करो या डिबेंचर्स जारी करो, तो उसके लिए क्या है, आपको बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जिसमें कि बहुत समय लगता है और कॉस्ट भी बहुत आती है। उसकी तुलना में अगर आप बैंक से लोन लेते हैं अपने पैसे के इंतजाम के लिए, तो आपको एक तो समय कम लगता है और साथ में लागत भी कम आती है। फिर जो ऋणी फर्म है, ठीक है ना, जो जिसने लोन लिया है, उसके आंतरिक मामलों में, जो उसका बिजनेस चलाने का तरीका है, उसमें कोई हस्तक्षेप बैंक नहीं करते हैं, व्यावसायिक बैंक नहीं करते हैं। आप जो बैंक से लोन लेते हैं उसको आप आसान किस्तों में वापस कर सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में, जो हमने बात की थी, प्राथमिक क्षेत्रों के को जो लोन देती है बैंक, उसके मामले में ब्याज की दर बहुत कम रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्सिडी गवर्नमेंट भी देती है, सरकार भी देती है। इसमें कुछ हानियां भी हैं, कुछ दोष हैं इस बैंकों से ऋण लेने के। सबसे पहला है कि ये आपकी संपत्तियों को बंधक रखते हैं। इनके पास भी आपको लोन के लिए जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो गारंटी के रूप में गिरवी रखनी पड़ती हैं। ठीक है ना। अतः आपको क्या होता है, जब आपकी संपत्ति गिरवी हो जाती है तो आपकी जो उधार लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आप उस संपत्ति पे फिर कहीं और से लोन नहीं ले सकते हैं। अल्प अवधि ऋण की दशा में यदि ऋण की अवधि बार बार बढ़ाई जाती है तो उसकी निरंतरता के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। अगर आपने छोटी अवधि के लिए ऋण लिया है और आप चाहते हो कि उसको एक्सटेंड करना चाहो, आपने 1 साल के लिए लिया है, आप उसको 2 साल के लिए करना चाहो, फिर आप उसको भरदा 3 साल के लिए करना चाहो, तो जरूरी नहीं कि बैंक आपकी बात को मानी जाए और लोन की अवधि बढ़ा दे। तो इसमें एक अनिश्चितता, एक जोखिम बना रहता है। ठीक है। अनेक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप जब अपनी प्रॉपर्टी को उनके यहाँ गिरवी रखते हैं तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन टाइप कुछ होते हैं, कई सारी मतलब आपको औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। इसलिए लोन लेने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये बहुत कई बार असुविधाजनक हो जाता है, आपको पसंद नहीं भी आ सकता है। अगला जो तरीका है एक लंबी अवधि के लिए पैसा जुगाड़ने का, पैसा जुटाने का, वो है सार्वजनिक जमा। तो भारत में पैसा जमा करने की ये बहुत पुरानी विधि है। जब कमर्शियल बैंक नहीं थे तो लोग अपनी बचतों को, जो उनकी सेविंग्स होती थी, उनको प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों में जमा किया करते थे। वही तरीका आज भी है।
ठीक है ना। आज भी ये मध्यावधि और अल्पावधि वित्त एकत्र करने की बहुत लोकप्रिय और सुविधाजनक विधि है। इस विधि के अंदर कंपनियां अपने अंशधारकों, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, कर्मचारियों और सामान्य जनता को अपनी बचतों को कंपनी में जमा करने का निमंत्रण देती हैं। जैसे बैंक पैसा जमा करवाते हैं, उसी प्रकार से व्यावसायिक संगठन भी सामान्य जनता से, कर्मचारियों से और जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसा जमा करने के लिए निमंत्रण देते हैं। वे इस विधि से कोष एकत्र करती हैं। ठीक है ना। जनता को आकर्षित करने के लिए साधारण तौर पर बैंक में जो आपको जमा राशि पर ब्याज मिलता है उससे ब्याज दर इसमें अधिक होती है। ठीक है। व्यापारिक संस्थान सार्वजनिक जमा राशि को 6 माह से 96 माह तक की 36 माह तक की अवधि के लिए स्वीकार करते हैं। ठीक है ना। मतलब आधे साल से लेके और कितना 3 साल तक के लिए जो आपकी जमा है उसको स्वीकार करते हैं। अब जो सार्वजनिक जमा होती है, जो पब्लिक डिपॉजिट है, उसके क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ तो यह है कि यह सरल है। सार्वजनिक जमा राशियों द्वारा धन उधार लेने की विधि अत्यधिक सरल है। इसमें बहुत सी कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसका विज्ञापन देता है जो कंपनी होती है समाचार पत्र में, और जब आप पैसा वहां जमा करते हैं तो आपको एक रसीद दे देती है वो। ठीक है। इसमें संपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं होता है। सार्वजनिक जमा के केस में आप जो पब्लिक है उसको अपनी संपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं देते हैं। इस प्रकार की कोई गारंटी उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। मितव्ययी मतलब इसमें खर्चा कम होता है। सार्वजनिक जमा अगर आपकी कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकार कर रही है तो उस केस में ज्यादा पैसे की जो व्यय है वो इसमें पैसा जुटाने में कोई ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। लचीलापन, सार्वजनिक जमा राशियां कंपनी के पूंजी ढांचे में लचीलापन लाती हैं। जब आपको आवश्यकता होती है तब आप इन्हें एकत्रित कर लेते हैं और आवश्यकता नहीं है तो आप उस समय वापस कर देते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी कुछ हानियां भी हैं। तो सार्वजनिक जमा राशियों की क्या हानियां हैं। सबसे पहली है अनिश्चितता। तो क्या होता है, व्यापारिक प्रतिष्ठान की जो साख है, जो प्रतिष्ठा है, उसके आधार पर ही जो लोग हैं उनके विश्वास के आधार पर ही पैसा वो लोग अपना इसमें डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है अनिश्चितता की। अगर आपकी जो प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा है वो और साख है वो ऊंचे लेवल की है तो जनता आपके पास पैसा जमा कराने के लिए आकर्षित होगी। अगर कई बार ऐसा है कि आपकी साख अगर गिर गई तो आपकी जो सार्वजनिक जमा है उसमें लोग पैसा वापस अपना निकाल भी सकते हैं। अचानक निकासी हो सकती है जिससे कि आपको वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। जमाकर्ता जो होते हैं वो अच्छे दिन के फ्रेंड होते हैं। अच्छे दिन में ही वो आपके पास पैसा रखेंगे, जब बुरे दिन आएंगे तो पैसा निकाल लेंगे। असुरक्षा, सार्वजनिक जमा राशियों का व्यापारिक प्रतिष्ठान की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए जो जमा करता है उनके सामने एक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है ना। तो कंपनियों में बचत को जमा करना सदैव सुरक्षित नहीं होता है, विशेष रूप से उन कंपनियों में जिनकी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसमें आप सीमित एकत्रित राशि जमा कर सकते हैं। मतलब सार्वजनिक जमा राशि एक निश्चित सीमा तक ही एकत्रित की जा सकती है। एक निश्चित अमाउंट ही आप ले सकते हैं लोगों से, उससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। अगला जो विधि है वो है लाभों का संचय, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसा होता है जब आप कोई व्यवसाय करते हैं तो जो पैसा आपको लाभ के रूप में प्राप्त होता है उसको या तो आप अपने अंशधारकों को लाभांश के रूप में बांट सकते हैं या फिर उस पैसे को वापस अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। ठीक है ना। प्लो बैक बोलते हैं उसको। तो लाभों का वह भाग जो अंशधारकों में वितरित नहीं किया जाता है लाभांश के रूप में, अपितु रोक लिया जाता है और व्यापार में पुनः विनियोजित दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लाभों का संचय या लाभों का पुनः विनियोजन कहलाता है। री इन्वेस्टमेंट या रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। कंपनी अधिनियम जो 1956 का है उसके अनुसार कंपनियों के लिए लाभों का कुछ भाग आरक्षित संचिति, सामान्य आरक्षित संचिति, ऋण पत्र शोधन संचिति, लाभांश समानता संचिति आदि में जमा किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि जो लाभ का हिस्सा है, लाभ का कुछ भाग है वो जमा किया जा सकता है। ये आरक्षित संचिति दीर्घकालीन आवश्यकताओं जैसे स्थायी संपत्तियों की खरीद, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, इन सब में प्रयोग में लाई जा सकती है। जो आपने पैसा बचाया, जो आपका रिजर्व्ड जो पैसा आपके पास है, जो आपने लाभों से इकट्ठा किया है, लाभों से बचाया है, वो सब आप जो आपकी लंबी अवधि की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, स्थायी संपत्ति में आपकी मशीनें भी हो सकती हैं वो खरीदनी है, या मशीनों का नवीनीकरण करना है, आपको अपने प्लांट का आधुनिकीकरण करना है, नई तकनीक लगानी है, तो इस सब में उपयोग में आप उसको
ला सकते हैं। जो दीर्घकालीन की वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसकी वित्तीयन को इस विधि को आंतरिक वित्तीयन कहते हैं। तो ये जो मेथड है इसको इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है ना। इंटरनल मतलब क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर से ही, आप कहीं बाहर से पैसा नहीं ले रहे हैं, जो आपका अपना प्रॉफिट है उसमें से ही पैसा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के काम में ला रहे हैं, लंबी अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग में ला रहे हैं। अब इस जो ये तरीका है लाभों का संचय, इसके क्या प्रॉफिट्स हैं, ठीक है ना, क्या आपको एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है पूंजी का सस्ता स्रोत, क्योंकि ये आपका अपना पैसा है, आपके अपने लाभ का पैसा है, इसलिए इसमें आपको किसी को ब्याज नहीं देना है, इसलिए ये पूंजी का एक सस्ता स्रोत है, क्योंकि उसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं करना है पैसे जुटाने का। अगला है वित्तीय स्थिरता। ऐसी कंपनियां जिनके पास काफी मात्रा में आरक्षित संचितियां हैं, रिजर्व रिसोर्सेज हैं, रिजर्व कैपिटल है, उनको व्यापारिक उतार चढ़ाव का सामना करने में आसानी होती है। इस प्रकार की कंपनियां जो होती हैं वो मंदी के समय में भी अपना व्यवसाय चला सकती हैं, जबकि प्रॉफिट कम हो रहे होते हैं, आपका माल कम बिक रहा होता है, तब भी आप ऐसी मंदी के समय में भी अपना व्यवसाय आसानी से चला सकते हैं, अगर आपके पास क्या है, काफी मात्रा में रिजर्व कैपिटल है। अगला है अंशधारकों को लाभ। तो अंशधारकों का लाभ, क्योंकि उनका पैसा री इन्वेस्ट हुआ है और आपकी कंपनी अगर अच्छा लाभ अर्जित कर रही है तो इससे जो अंशधारक हैं उनका ही फायदा है, ठीक है ना। तो जब कंपनी पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं करती है तब भी आरक्षित निधियों में से लाभांश का भुगतान कर सकती है। जो पुराना जो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, जो रिजर्व पैसा है, उसमें से वो जो अंशधारक हैं उनको लाभांश का भुगतान कर सकती है, ठीक है ना। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसकी हानियां क्या क्या हैं। इसके होने के लिए आपके जो वित्तीय स्थिरता है वो होनी आवश्यक है, ठीक है ना। तो वित्तीयन की ये विधि तभी संभव है जब कंपनी भारी लाभ अर्जित कर रही हो, ठीक है ना। दूसरा है अंशधारकों में अंश असंतोष, ठीक है ना, ये गलत मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहला है भारी लाभ आवश्यक है, भारी लाभ अगर आपकी कंपनी को हो रहे हैं उसी केस में आप ये विधि को आजमा सकते हैं। अगला है अंशधारकों में असंतोष। अगर अंशधारकों में असंतोष है तो वो लोग क्या है, लाभ के संचय के कारण कंपनियां लाभांश का भुगतान कम करती हैं, क्योंकि वो अधिकतर क्या है अपना पैसा वापस बिजनेस में लगा देती। तो इस केस में जो अंशधारक हैं उनके बीच में असंतोष हो सकता है, क्योंकि उनको पैसे की प्राप्ति नहीं होगी। अगला है कोषों का कुप्रबंध। इसमें कई बार ऐसा होता है, संचित आय के माध्यम से संचित पूंजी जो प्रबंधकों को कोषों का उपयोग लापरवाही पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे काम भी मैनेजर्स कर देते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। जो आपकी जो इनकम जो आपने रिजर्व रखी है, बहुत ज़्यादा जो पैसा आपका पड़ा हुआ है रिजर्व में, उसको देख के वो लोग क्या करते हैं, लापरवाही पूर्वक काम करने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं, जिससे कि जो लाभ इकट्ठा करने की, लाभ कमाने की जो आपकी कंपनी की शक्ति है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। और ये चीज जो है वो अंशकालकों के अंशधारक जो हैं उनके दीर्घकालीन हित में नहीं है, उनके लिए लंबी अवधि में ये ठीक बात नहीं है। अगली जो एक विधि है लंबी अवधि के लिए पैसा जुटाने की, वो है पट्टे पर वित्तीयन। तो पट्टा एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे की उचित अनुमति से उसकी संपत्तियों का बिना क्रय किए उपयोग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इसमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके साथ जिसके भी सामान को आप यूज करना चाह रहे हो, आप उसके साथ एक अनुबंध कर लेंगे, एक एग्रीमेंट कर लेंगे, और आप उसकी संपत्ति को खरीदेंगे नहीं, केवल एक लीज रेंट, उसको आप एक किराया देंगे और उसकी जो संपत्ति है उसका उपयोग करेंगे। ये जो बड़ी संपत्तियां होती हैं जैसे जमीन है या बहुत बड़ी मशीनरीज हैं, उनके उपयोग के लिए ये बहुत अच्छी विधि है। संपत्ति जो जिसकी संपत्ति है, जिसकी संपत्ति एक्चुअल में है, उसको पट्टा प्रदाता बोलते हैं, ठीक है ना। और जो प्रयोग कर रहा है उसको पट्टाधारी बोलते हैं, ठीक है ना। एक लीजी होता है, लेसी होता है, और एक लेजर होता है। तो संपत्ति की प्रयोग अवधि को पट्टा अवधि कहते हैं। जितने समय तक आपको संपत्ति का उपयोग करना है, जितने समय के लिए भी आपने अनुबंध किया है, वो हो गई पट्टा अवधि। लीज ड्यूरेशन हो गई वो, जिसकी समाप्ति पर पट्टाधारी संपत्ति को क्रय करने का चयन भी कर सकता है। तो जो पट्टाधारी है, जो कि उसको यूज कर रहा है, उसके पास ये ऑप्शन भी रहता है कि वो संपत्ति को खरीद ले। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है तो वो खरीद भी सकता है। पट्टा एक ऐसा समझौता है, एग्रीमेंट है, जो व्यापारिक उद्यम को बिना स्वामित्व प्राप्त किए, वही जो हमने बात की थी, उसका मालिक वो नहीं बनेगा, लेकिन वो संपत्ति पर पूरा नियंत्रण रखेगा और उसका उपयोग करेगा। स्वामी जो है उसको किराया प्राप्त होगा, जिसको कि लीज रेंट बोलते हैं।
ठीक है ना, उसको किराया प्राप्त होता है और किसी भी समय अनुबंध के नियमों के अंतर्गत समझौता रद्द किया जा सकता है। मशीन और उपकरण और अन्य स्थायी संपत्तियां जैसे जमीन है, उनके क्रय में बिना बहुत अधिक राशि आपको खर्च किए आपको लंबे समय के लिए व्यापार में उपयोग लाने में सहायता प्रदान करती है ये विधि। इस तरीके से आपको चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, आप केवल उनको लीज पर अगर ले लेंगे तो आपको केवल किराया देना पड़ेगा। कभी कभी पट्टाधारी कंपनी पट्टा प्रदाता कंपनी से अपनी संपत्ति को क्रय कराकर पट्टे पर उस संपत्ति के प्रयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव कर सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी अगर पट्टाधारी कंपनी चाहे तो वो कर सकती है। इससे पट्टाधारी कंपनी को दीर्घकालीन कोषों की बचत होती है, जिसका उपयोग वो अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकती है। जैसे आपको मान लीजिए अपनी कंपनी खोलने के लिए आपको जमीन की आवश्यकता है और जमीन आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, बहुत 5-6 एकड़ आपको जमीन चाहिए, तो आप या तो आपके पास ऑप्शन है कि जमीन खरीद लें या फिर आप जमीन किराए पर ले लें, लीज पर ले लें, ठीक है ना, पट्टे पर ले लें। तो इसमें क्या होगा, आपको जमीन को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, केवल लीज जो रेंट है उसको देने के लिए आवश्यकता होगी। इसे बिक्री एवं पट्टा वापसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका हवाई जहाज। तो जितने भी हवाई जहाज कंपनियां होती हैं जो एविएशन के कामों में लगी हुई हैं, जैसे इंडिगो हो गई, ठीक है ना, ये सब लोग अपने इनके हवाई जहाज नहीं होते हैं, ये सारे के सारे जो हवाई जहाज उड़ाते हैं सारे के सारे लीज पर लिए होते हैं इन्होंने, जिसका कि किराया देते हैं, ठीक है ना, महीने का या 6 महीने का या साल भर का इनको किराया कंपनी को देना होता है। जो कंपनियां बनाती हैं उन कंपनियों से ये जो विमान है वो लीज पर लेते हैं, ठीक है ना, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब आती है बात विदेशी निवेश की। तो व्यवसाय के कोष जो पैसा आपको चाहिए उसके विदेशी स्रोत मतलब बाहर का विदेशों का जो पैसा है वो, तथा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग यानी कि एफडीआई जिसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यवसाय के लिए पैसा है वो आप विदेशी स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं या फिर एफडीआई के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों से के सहयोग से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भारतीय कंपनी अपनी अंश पूंजी में विदेशी सहयोगियों से अभिधान कराकर मतलब उनसे कंट्रीब्यूशन कराकर जो विदेशी कंपनियां हैं समता अंश पूंजी प्राप्त कर सकती है, ठीक है ना। तो भारतीय कंपनियां जो विदेशी शेयर होल्डर भी रख सकती हैं, विदेशियों को भी अपने शेयर्स बेच सकती हैं। कंपनियां विदेशी वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है ना, उनसे भी या तो डायरेक्टली अथवा जो रीफाइनेंसिंग है पुनः वित्तीय द्वारा ऋण ले सकती है। तो वो जो बाहर की एजेंसीज हैं, अभी जो हम अपने घरों के बैंक की बात कर रहे थे, विश्व बैंक जो होता है वो पूरे विश्व में जो देश हैं वहाँ के कंपनियों की, वहाँ के जो संस्थान हैं उनकी मदद करता है, वहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। अप्रवासी भारतीय जिनको कि एनआरआईज बोलते हैं या फिर अप्रवासी भारतीयों द्वारा नियंत्रित कंपनियां जो ऐसी कंपनियां जो कि एनआरआईज के होल्ड में हैं, जिनको एनआरआई चला रहे हैं, वो निर्धारित सीमा तक भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी में निवेश कर सकती हैं, भारतीय कंपनी की शेयर होल्डरशिप ले सकती हैं, ठीक है ना, उसमें निवेश उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, ठीक है ना। अब आती है बात ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की। तो जैसे आप लोग अपने यहाँ पर देश में हमने देखा कि अंश पूंजी जारी करने के लिए आप अपने शेयर्स मार्केट में बेचते हो, उसी प्रकार से अगर आपको अपने शेयर्स आप विदेशों में बेचो, वहां से विदेशी पैसा इकट्ठा करो, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है ना। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स विदेशी स्रोत से कोष प्राप्त करने की दूसरी विधियां हैं। इस विधि में भारतीय कंपनियों के अंश जो भारतीय कंपनियों के शेयर्स हैं वो डिपॉजिटरी रसीदों के रूप में निर्गमित किए जाते हैं। तो वहां पर आप उनको अपने जो शेयर्स हैं उनको कैसे बेचते हैं, डिपॉजिटरी रसीदों के शकल में बेचते हैं, ठीक है ना। उसके रूप में आप उनको निर्गमित करते हैं जिन्हें विदेशी शेयर बाजारों में खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जीडीआर के अंतर्गत कंपनी के अंश अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा डिपॉजिटरी रसीद में परिवर्तित किए जाते हैं। जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह उनके द्वारा डिपॉजिटरी रसीद में परिवर्तित कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक मैंने गलत कह दिया, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, HSBC है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि आपके जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको डिपॉजिटरी रसीद में चेंज कर देते हैं और फिर जो भारत के जो विदेश के लोग हैं वो उन डिपॉजिटरी रसीड्स को खरीद बेच सकते हैं। ये डिपॉजिटरी
रसीद जो होती हैं वो अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित होती हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है, जिसकी कि हर देश में मान्यता होती है, लगभग लगभग हर देश में। तब जब आप इसमें मूल्यांकित होती हैं, और ये जो डिपॉजिटरी रसीदें होती हैं वो विदेशी शेयर बाजारों द्वारा विश्व में बेची जाती हैं। ठीक है, तो इनको जो खरीद फरोख्त जो होती है इनकी, वो विदेशी शेयर बाजारों में होती है। जीडीआर धारकों को भी लाभांश प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ के जो अंशधारक हैं, जो भारत में जो जिन्होंने लिया है, जो समता अंशधारक हैं, उनको मताधिकार का उनको लाभांश मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है, लाभ का हिस्सा मिलता है। वैसे ही जो जीडीआर जिनके पास है, जीडीआर ओनर्स हैं, उनको भी लाभांश प्राप्त होता है। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ समता अंशधारकों को मतदान का अधिकार होता है, वो कंपनी के जो फैसले हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं। वहाँ जो जीडीआर जो धारक हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अनेक भारतीय कंपनियां जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, इन सब ने जीडीआर निर्गमन द्वारा विदेशी पूंजी जुटाई है। इसमें टाटा मोटर्स भी है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने की जीडीआर जारी करी हैं और विदेशों से पैसा जुटाया है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा पार्ट है ये पूरा हो गया। इस पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से जो कोई भी व्यवसाय है उसके लिए पैसे का इंतजाम आप दीर्घ अवधि के लिए हो, चाहे लंबी अवधि के लिए हो, चाहे छोटी अवधि के लिए हो, चाहे मध्यम अवधि के लिए हो, कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कल के दिन अगर आप किसी कंपनी के प्रबंधक बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप अपनी कंपनी की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कहाँ कहाँ से आप पैसा जुटा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको इस तरीके से देखिएगा कि किस प्रकार से आपको पैसे का इंतजाम करना है, आप लंबी अवधि का इंतजाम कैसे कर सकते हैं, छोटी अवधि के लिए पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं, किस किस प्रकार से आप पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों से फिर वही एक बार अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।